Bismillahirrahmanirrahim. Welcome students. Today this is our lecture number 14, and in today's lecture we will have discussion on divisional performance measures, that is return on investment and residual income. इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ पिछले लेक्चर्स के हवाले से कुछ वीडियोस शेयर की थी और आज के लेक्चर के हवाले से भी मैंने कुछ क्रिटिसिज्म ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और फिर उसके जवाब के अंदर जो रेजिडुअल इनकम का एक परफॉर्मेंस मेजर है वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। होप सो आप लोगों ने उसको देखा होगा और उसमें मैंने आप लोगों को ये समझाने की कोशिश की है कि हम रेजिडुअल इनकम को किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं और कौन सी चीजें जो होती हैं हम लोग उसको रेजिडुअल इनकम को कैलकुलेट करते हुए कंसीडर करते हैं और फिर हम लोग रेजिडुअल इनकम की जो कैलकुलेशंस होती है या उसकी जो फिगर्स आती हैं उनको हम लोग इंटरप्रेट कैसे करते हैं। अभी हम लोग जो है इस सेशन के अंदर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के ऊपर और रेजिडुअल इनकम के ऊपर कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस करेंगे। उस हवाले से मैंने मैनेजरियल अकाउंटिंग के 15th एडिशन में से मैनेजरियल अकाउंटिंग बाय कैरिजन नोरीन के 15th एडिशन में से कुछ एक्सरसाइजेस को और प्रॉब्लम्स को सिलेक्ट किया है जो मैं आप लोगों के साथ उसका सोल्यूशन शेयर करूंगा। हम लोग जो है वो उनको आज के लाइव सेशन के अंदर उसको सॉल्व करेंगे और मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि ये दोनों जो परफॉर्मेंस मेजर्स हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रेजिडुअल इनकम, उनको हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं और फिर हम लोग उसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। तो आए मैं आप लोगों के साथ जो है वो एक्सरसाइजेस शेयर करता हूं ताकि हम लोग जो है अपनी डिस्कशन को स्टार्ट कर सकें। Here is our problem, that is exercise 11.1, and in which we have to calculate return on investment. Alaska Services Company, a division of a major oil company, provides various services to the operators of the North Pole oil field in Alaska. Data concerning the most recent year appears below. Sales उनकी हैं जी 75 लाख की, नेट ऑपरेटिंग इनकम है 6 लाख की, एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स हैं 5 लाख के, ये उन्होंने हमें दिया हुआ है। कंप्यूट मार्जिन ऑफ अलास्का सर्विसेज कंपनी, अलास्का सर्विसेज कंपनी का हमने मार्जिन कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए मैं आप लोगों के साथ इसका सॉल्यूशन शेयर करता हूं। हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बेटे कि ये हम लोग जो है वो किस तरीके से इसका मार्जिन कैलकुलेट करेंगे। रिक्वायरमेंट नंबर ये है जी एक्सरसाइज 11.1 और इसका रिक्वायरमेंट नंबर 1 है और इसमें हम लोगों ने मार्जिन कैलकुलेट करना है, मार्जिन ऑफ अलास्का कंपनी। अब मार्जिन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स, इसको हम लोग मार्जिन कहते हैं। मार्जिन इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय सेल्स। अब हमारे क्वेश्चन में, हमारी रिक्वायरमेंट में जो हमें डेटा दिया गया है उसके अंदर हमारा जो नेट ऑपरेटिंग इनकम जो है वो हमें गिवन है, दैट इज 600,000 यहाँ पे जो आपको नजर आ रही है, और ऑपरेटिंग सेल्स की फिगर दी हुई है 75 लाख की। तो हम लोग जो है वो इसको यूज करके क्या करेंगे, अपनी ये कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 6 लाख की इसकी ऑपरेटिंग इनकम है 600,000 और सेल्स हैं जी 75 लाख की, 75 लाख और मल्टीप्लाई बाय, जब आप लोग इसको 100 करते हैं तो ये चूंकि परसेंटेज में लिखा जाता है मार्जिन की अमाउंट को, तो आप लोग इसको जो है वो जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा जी आपके पास 8% इसका जो है वो मार्जिन आएगा। 600,000 को जब आप लोग 75 लाख के ऊपर डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8% इसका मार्जिन आ जाएगा। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट मार्जिन ऑफ द कंपनी। फिर उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है, दैट इज कंप्यूट द टर्न ओवर फॉर अलास्का सर्विसेज कंपनी। और टर्न ओवर का जो फॉर्मूला होता है ये भी हमें पता है, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इसको डिस्कस किया था, दैट इज टर्न ओवर। टर्न ओवर का फॉर्मूला होता है जी सेल्स डिवाइडेड बाय नेट ऑपरेटिंग एसेट्स
या एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स, नेट ऑपरेटिंग एसेट्स की बजाय आप इसको जो है वो एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स लिखें, एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स। अब हमारे पास जो है वो सेल्स हमें दी हुई है 75 लाख की, और ऑपरेटिंग एसेट्स हमें हमारे क्वेश्चन में दिए गए हैं, ये हम देख लेते हैं। ऑपरेटिंग एसेट्स हैं हमारे पास जी 50 लाख के, 5 मिलियन के। तो हम लोग ये फिगर इसमें जब नोट करेंगे तो हमारे पास जो है वो आ जाएगी इसकी 5 मिलियन के जो है वो हमारे पास ये 75 लाख इसके हैं, और 50 लाख के हमारे पास एसेट्स हैं। और ये जो टर्न ओवर होता है ये टाइम्स में आता है, इसलिए ये मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करते हैं, इसको परसेंटेज में कैलकुलेट नहीं करते, इसलिए हम लोग जो है इसको टाइम्स में कैलकुलेट करेंगे। तो ये आ जाएगा जी 1.5 टाइम, ये आ जाएगा हमारे पास। अब ये हमारे पास नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है, थर्ड रिक्वायरमेंट। उसमें उन्होंने हमें ये कहा है कि आप कैलकुलेट करें हमारे पास जो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करें आप कंपनी का। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला अगर हम लोग डो पॉट मेथड के साथ करते हैं तो तब भी मैं बता देता हूं आपको, और अगर हम लोग जो है इसको दूसरे मेथड के साथ सिंपल फॉर्मूला के तहत करते हैं तो फिर भी हम लोग जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम लोग डो पॉट मेथड यूज करते हैं तो उसके लिए उसमें जो है वो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला होता है मार्जिन मल्टीप्लाई बाय टर्नओवर। मार्जिन हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया है 8%, और टर्नओवर अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 1.5। जब हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1.5 को 8% के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास जो है वो 12% जो है वो फिगर आ जाएगी। ये हमारे पास जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 12% आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है जी नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स। एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स के साथ जब आप लोग नेट ऑपरेटिंग इनकम को डिवाइड करते हैं तो नेट ऑपरेटिंग इनकम हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है दैट इज 600,000, और एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स हमें गिवन है दैट इज 50 लाख 5 मिलियन के। तो जब आप लोग 6 लाख को 50 लाख पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो है वो आ जाएगा कि आपके पास नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है। तो मल्टीप्लाई बाय आप इसको 100 के साथ भी करेंगे, जो आप लोगों ने 100 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया था परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका 12% ही आएगा। 6 लाख को जब 50 लाख पे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आपका 12% आ जाएगा। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अगर आप डायरेक्ट निकालते हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और अगर आप डो पॉइंट मेथड यूज करते हैं तो पहले आपको मार्जिन कैलकुलेट करना है, फिर टर्नओवर कैलकुलेट करना है, और फिर इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की फिगर आ जाएगी। इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट दिस। हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं दैट इज जिसमें हम लोगों ने रेजिडुअल इनकम कैलकुलेट करना है। जो हमारे पास जो कंपनी है वो है जी जोनिपर डिजाइन लिमिटेड, Manchester, England is a company specializing in providing design services to residential developers. Last year, the company had net operating income of 600,000 on the sales of 3 million. 3 million की sales के ऊपर उनकी 6 लाख की income थी. The company's average operating assets for the year was 2.8 million, mean 28 lakh to उनके average operating assets थे. And its minimum required rate of return, minimum required rate of return को हम लोग जो है वो imputed interest rate भी कहते हैं. और ये जो imputed interest rate होता है मीन कि वो हमारा required rate of interest भी हो सकता है, required rate of return भी कहते हैं इसको, different names use कर सकते हैं इसके लिए. तो यहाँ पे जो है वो required rate of return जो है वो 18% है. अब इसी डेटा को यूज करके हम लोगों ने रेजिडुअल इनकम को कैलकुलेट करना है. तो मैं आप लोगों के साथ जो है वो सॉल्यूशन शेयर करता हूं, तो फिर उसको हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे. दिस इज आवर एक्सरसाइज नंबर 11.2 है एक्सरसाइज.
और इसमें जो हमें डाटा दिया गया है नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम हमें गिवन है जी 600,000 की, और इसके अलावा हमें जो सेल्स दी गई हैं, सेल्स हमें प्रोवाइड की गई हैं, ये हैं हमें हमारे पास 30 लाख की सेल्स हमारे पास हैं, वो 30 लाख की हैं, और एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स जो हैं वो 28 लाख के हैं। सेल्स दैट आर 3 मिलियन 30 लाख, और एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स, एवरेज इसलिए लेते हैं कि हमारे पूरे साल में ऑपरेटिंग एसेट्स के अंदर जो है वो चेंजेस आ सकती हैं, कभी कम हो सकते हैं, कभी ज्यादा हो सकते हैं, तो इसलिए हम लोग जो साल के शुरू में होते हैं और जो साल के एंड में होते हैं, इन दोनों को हम लोग प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करते हैं तो एवरेज बना लेते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने एवरेज ऑलरेडी हमें कैलकुलेट करके दे दी है, दैट इज 28 लाख की, और जो मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न वो है जी हमारे पास 18% जो हमें दिया गया है, कि उन्होंने कहा जी कि इतना कम अज कम कंपनी का रिटर्न होना चाहिए, इतना कम अज कम उनको जो है वो रिटर्न ऑन कैपिटल चाहिए, या इसको हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कह सकते हैं। इसी को हम लोग इम्प्यूटेड इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं। ये डिफरेंट नेम्स यूज हो सकते हैं इसी फिगर के लिए, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, इसी को कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कह सकते हैं, और इसी को ही इम्प्यूटेड इंटरेस्ट रेट भी कहते हैं, इसी को ही हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कहते हैं। तो डिफरेंट नाम यूज किए जा सकते हैं इसके लिए। अब अगर हम लोगों ने रेजिडुअल इनकम निकालनी है तो रेजिडुअल इनकम बराबर किसके होगी, रेजिडुअल इनकम इज इक्वल टू नेट ऑपरेटिंग इनकम माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जब आप ऑपरेटिंग इनकम में से माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, रेजिडुअल इनकम आ जाएगा। अब आपके पास है जी नेट ऑपरेटिंग इनकम हमें दी गई है 6 लाख की, और इसमें से कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बराबर होगा 18% ऑफ कितना जी, एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स 28 लाख। 28 लाख का 18% आप जब कैलकुलेट करोगे तो दैट इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और अगर आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला लिखते हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला बराबर होगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न RRR मल्टीप्लाई बाय, हम लोग लिखेंगे एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स। एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स को जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। तो इसको जब आप लोग 28 लाख का 18% लेंगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी, ये आ जाएगी जी 6 लाख उसकी ऑपरेटिंग इनकम है, और कॉस्ट ऑफ कैपिटल आती है जी 5,04,000 की उसकी जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाएगी। जब आप लोग इसको इसमें से माइनस करेंगे 6 लाख में से तो आपके पास जो है वो इसका जवाब आ जाएगा, दैट इज 96,000 उसकी जो है वो रेजिडुअल इनकम आ जाएगी। और याद रखिए कि रेजिडुअल इनकम शुड बी पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होगी तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो रिटर्न ऑन दिस प्रोजेक्ट है वो आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है। मीन आपका जो प्रोजेक्ट आपको प्रॉफिट दे रहा है, जो आपको रिटर्न दे रहा है, that is more than required rate of return 18%। अगर ये 18% से कम होता तो ये नेगेटिव फिगर आ जाती। चूंकि ये पॉजिटिव फिगर है तो इसलिए इसका मतलब क्या है कि आपका ये वाला जो प्रोजेक्ट है जो कि कंपनी एवेलुएट कर रही है, या कंपनी जिस सेगमेंट को एवेलुएट कर रही है, उसका जो रिक्वायर्ड, जो उसका एक्चुअल रिटर्न है वो उसके रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा है। क्योंकि अगर एक्चुअल रिटर्न ज्यादा होगा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से तो तभी रेजिडुअल इनकम पॉजिटिव आएगी। अगर रेजिडुअल इनकम नेगेटिव आती है तो इसका मतलब है कि वो प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल नहीं है, या उस
जो ऑर्गेनाइजेशन के डिवीजन की जो परफॉर्मेंस है वो अप टू मार्क नहीं है, और उसके मैनेजर को जो है वो क्वेश्चनेबल होना चाहिए कि क्यों उसने जो है वो रिटर्न जो है वो कम कमाया है अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ द कंपनी। जो भी कंपनी का रिक्वायर्ड रिटर्न था उससे उसने उसका रिटर्न कम कमाया है। इसलिए हम लोग ये देखते हैं कि अगर ये पॉजिटिव फिगर होती है तो तब हम लोग समझते हैं कि ये परफॉर्मेंस अच्छी है। और अगर हम लोग जो वो फ्यूचर प्रोजेक्ट को एवेलुएट कर रहे हैं तो हम ये कहते हैं कि ये वाला फ्यूचर प्रोजेक्ट जो है वो एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, ये पॉजिटिव जो है वो रेजिडुअल इनकम हमें प्रोवाइड कर रहा है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन दोनों की कैलकुलेशन कर सकते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की भी और रेजिडुअल इनकम की भी। ये मैंने आप लोगों को इन दो एक्सरसाइजेस के अंदर जो है वो समझाने की कोशिश की है। होप सो जो है वो आप लोग जो है इसको समझ गए होंगे। और इसको इंटरप्रेट कैसे करना है कि अगर आपका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो रिक्वायर्ड रिटर्न रेट ऑफ रिटर्न से ज्यादा हो तो आप क्या कहते हैं कि वो उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेते हो। फॉर एग्जांपल, आपका इस प्रोजेक्ट में जो हम लोगों ने पहली एक्सरसाइज की थी उसमें आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है 12%, और अगर कंपनी का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है या मिनिमम रिटर्न जो है वो अगर होता 10%, तो इट मींस आपका 12% आ रहा है, तो आप कहते हो कि इस प्रोजेक्ट को क्या कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, बिकॉज उसका जो रिटर्न है वो 10% से क्या है, ज्यादा है 12%। या दूसरी सूरत में क्या है कि अगर जो एक सेगमेंट है उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 10% है, लेकिन इस प्रोजेक्ट का इसका रिटर्न 12% आ रहा है, तो मैनेजर ऑफ द डिवीजन विल एक्सेप्ट दैट प्रोजेक्ट, वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा बिकॉज इट गिव्स अस higher rate of return as compared to our required rate of return। तो याद रखें दो रिटर्न होते हैं, एक होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और एक होता है प्रोजेक्ट का या डिवीजन का एक्चुअल रिटर्न। तो वो जो एक्चुअल रिटर्न है या जो भी इंप्यूटेड रिटर्न है कि कितना वो रिटर्न जनरेट कर सकता है या कर रहा है या करेगा, वो अगर उसका कंपनी के रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से या उसकी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उससे या उसकी जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उससे अगर ज्यादा होगा तो हम लोग उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे या उस डिवीजन की परफॉर्मेंस को हम ये कहेंगे कि अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर वो कम होगा तो फिर हम लोग ये कहेंगे कि उस डिवीजन की परफॉर्मेंस अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है और हम लोग उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो याद रखेंगे जो थ्रेशहोल्ड या बेंचमार्क है वो क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। एक कंपनी का भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो सकता है, एक डिवीजन का भी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न हो सकता है, और ये करंट रेट ऑफ रिटर्न भी हो सकता है कि इस वक्त जो कंपनी कमा रही है करंट रेट ऑफ रिटर्न, या जो एक सेगमेंट जो है वो इस वक्त कितना रिटर्न कमा रहा है। तो हम ये कहते हैं कि इस वक्त जो सेगमेंट है वो 10% पे कमाई कर रहा है, मीन 10% इन्वेस्टमेंट पे वो रिटर्न ले रहा है। और अगर उसका जो है वो अगले पीरियड में 12% रिटर्न रहा है तो उसने अच्छा परफॉर्म किया है। अगर वो 10% से 8% रहा है तो उसने बुरा परफॉर्म किया है, मीन वो मैनेजर जो है वो क्वेश्चनेबल होना चाहिए कि उसने क्यों बुरा परफॉर्म किया है। इन दिस वे यू कैन सॉल्व दिस problem and calculate return on investment and residual income and interpret these figures whether what about the performance of the segment or a project by calculating these figures, residual income and return on investment। होप सो जो है वो आप लोग इसको समझ गए होंगे और आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मजीद आपको इसके अंदर क्लैरिटी आ जाएगी। हम 11.6 एक्सरसाइज देखते हैं। Meiji Eiston Corporation of Japan has two regional divisions with headquarters in Osaka and Yokohama. Selected data for the two divisions follows. दोनों डिवीजन्स का डाटा हमें दिया गया है। सेल्स है उनकी 3 मिलियन की और योकोहामा की 9 मिलियन की। नेट ऑपरेटिंग इनकम 2,10,000 और इसकी है 7,20,000 और एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स दिए हुए हैं 1 मिलियन के और इसके हैं जी 4 मिलियन के। मीन योकोहामा के जो एसेट्स हैं वो 4 टाइम्स हैं एज कंपेयर टू ओसाका डिवीजन के। For each division, compute the return on investment in terms of margin and turnover where necessary, carry computation
कंट्रीब्यूशन टू 2 डेसिमल प्लेसेस। बिल्कुल उसी तरीके से वही वाली लॉजिक यूज करके हम लोग यहाँ पे भी कैलकुलेशंस करेंगे। ये है जी एक्सरसाइज E11(6). इसमें हम लोगों ने पहली रिक्वायरमेंट में क्या करना है, हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपने वही वाले 2 फॉर्मूलाज यूज करने हैं, दैट इज मार्जिन और मल्टीप्लाई बाय टर्नओवर। मार्जिन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दैट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम। इसको हम लोग अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी कहते हैं। और डिवाइडेड बाय इसको कहेंगे सेल्स, मल्टीप्लाई बाय टर्नओवर का फॉर्मूला होता है सेल्स डिवाइडेड बाय आप इसको करोगे एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स। ओके, अब आप अगर इन दोनों डिवीजन के ऊपर यही वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो हम लोग इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहला डिवीजन है हमारे पास ओसाका डिवीजन के लिए। ओसाका डिवीजन के लिए नेट ऑपरेटिंग इनकम जो हमें हमारे क्वेश्चन में दी गई है, दैट इज यू मस्ट से 2,10,000 डिवाइडेड बाय, और हमें जो सेल्स दी गई हैं इनकी वो हैं जी 3 मिलियन की। ये डेटा हमें हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, मैं आपको एक दफा चेक करा देता हूं। यहाँ पे हमने कहा सेल्स है 30 लाख की और नेट ऑपरेटिंग इनकम है 2,10,000 की और एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स हैं 10 लाख के। इन्हीं डेटा को हम लोग जो है वो अपने सॉल्यूशन के अंदर पुट करेंगे तो हमें जो है वो आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई बाय सेल्स है जी 3 मिलियन की और डिवाइडेड बाय जो है वो उनके एसेट्स हैं वो हैं जी 1 मिलियन के, इस तरीके से। और जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे 2,10,000 डिवाइडेड बाय आप करेंगे इसको 3 मिलियन के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 7%। और मल्टीप्लाई बाय आप इसको जब आप करोगे इन दोनों को तो ये आ जाएगा जी 3, तो इस लिहाज से ये आ जाएगा जी 21%। मीन ओसाका डिवीजन का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो है 21%। और उसके बाद है जी योकोहामा डिवीजन का अगर आप इसी तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है जी 7,20,000 उसका इनकम है डिवाइडेड बाय, और इसके जो सेल्स हैं वो हैं हमें दी गई हैं दैट इज 9 मिलियन की, मल्टीप्लाई बाय हम लोग इसकी सेल्स लिख लेते हैं 9 मिलियन और डिवाइडेड बाय इसके जो हमें ऑपरेटिंग एसेट्स दिए गए हैं दैट इज 4 मिलियन। तो ये सारी फिगर्स हम लोगों ने यहाँ पे पुट कर ली हैं, 729 मिलियन एंड 4 मिलियन। मैं आप लोगों को चेक कराता हूँ, ये हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पे आप देखेगा गौर से, सेल्स है 9 मिलियन की, इनकम है 7,20,000 की और एसेट्स हैं 4 मिलियन के। तो ये हम लोगों ने डेटा वहां पे पुट कर दिया। अब हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका जो सोल्यूशन हमारे पास आएगा ये है जी हमारे पास 8%। और मल्टीप्लाई बाय इन दोनों को जब हम लोगों ने डिवाइड किया तो ये आ जाएगा जी हमारे पास 2.25। 2.25 को जब आप 8% से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 18%। अब आप जरा गौर करें, इसने 7,20,000 की इनकम कमाई है लेकिन इसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 18% आता है। इसने 2,10,000 की इनकम कमाई है लेकिन इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 21% आता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की फिगर है ये कंपैरेटिव टू इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसकी इन्वेस्टमेंट बहुत थोड़ी थी, इसकी इन्वेस्टमेंट 4 टाइम्स है एज कंपेयर टू अदर डिवीजन। इस डिवीजन के मुकाबले में इसकी इन्वेस्टमेंट 4 टाइम्स ज्यादा है, जिसकी वजह से इसका जो है वो ओवरऑल क्या आ गया है 18% आ गया है। आल्दो इसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है लेकिन चूंकि इसका एसेट टर्न ओवर जो है या टर्न ओवर जो है या जिसको हम लोग सेल्स टर्न ओवर है, मीन उसने एवरेज एसेट्स को यूज करके जो अपनी सेल्स की हैं या उसने जो रेवेन्यूज कमाए हैं वो रेशो कम है, जिसकी वजह से इसका ओवरऑल जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो इसका कम आया है। तो बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को 2 फैक्टर्स में डिवाइड करने का मकसद ही ये होता है कि हम ये देख सकें कि किस वजह से किस कंपनी का ज्यादा है
है और किस वजह से किस डिवीजन का जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो कम है। तो ये हमारी पहली कैलकुलेशन जो है वो हो जाती है। अब हम लोग जो है वो सेकंड रिक्वायरमेंट देखते हैं इसी क्वेश्चन की। assume that the company evaluates performance using residual income and that the minimum required rate of return for the division is 15%. Compute the residual income for each division. हमने हर एक डिवीजन की रेजिडुअल इनकम कैलकुलेट करनी है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं आप लोगों के साथ सॉल्यूशन शेयर करता हूं। यहाँ पे है रिक्वायरमेंट नंबर 2 हमारी एक्सरसाइज का। इसमें हम लोगों ने क्या कैलकुलेट करना है जी, रेजिडुअल इनकम। रेजिडुअल इनकम कैलकुलेट करने का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो होता है जी के नेट ऑपरेटिंग इनकम माइनस कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कह सकते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये दोनों जो है वो अल्टरनेटिव टर्म्स यूज हो सकती हैं। अब कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स। एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स को जब आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, और इसको जब आप नेट ऑपरेटिंग इनकम में से माइनस करेंगे तो आपके पास जो है वो आ जाएगा कि आपके पास जो है वो क्या रेजिडुअल इनकम आ जाएगी। अब हमारे पास चूंकि दो डिवीजन्स हैं, एक है जी ओसाका डिवीजन की अगर आप लोग कैलकुलेट करते हैं तो इसकी नेट ऑपरेटिंग इनकम है 2,10,000 की, और इसमें से इसके जो टोटल एसेट्स थे वो थे हमारे पास 1 मिलियन के, और इसके ऊपर जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन। हमारे या जो यहाँ पे दे दिया गया है कि कंपनी जो है वो 15% जो है वो हर एक डिवीजन से रेट ऑफ रिटर्न जा रही है। मीन कम से कम उनका रिटर्न जो है वो या जो प्रॉफिटेबिलिटी है या उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो उनकी जो प्रॉफिट है वो 15% होना चाहिए। तो इसलिए वो हम लोग जब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% हम यहाँ पे लिख देंगे, दैट इज 15%। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2,10,000 माइनस 10 लाख का 15% ले लेंगे तो ये आ जाएगा जी आपके पास 1,50,000। और जब आप लोग इन दोनों अमाउंट्स को नेट ऑफ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 60,000। मीन इस डिवीजन ने 60,000 की रेजिडुअल इनकम कमाई है, मीन आफ्टर कवरिंग द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। उसने जो प्रॉफिट कमाया उसमें से जो उसकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी, जो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी, जो उसका मिनिमम रिटर्न था, वो जब हमने माइनस किया इसको तो उसके बाद जो रेजिडुअल प्रॉफिट बच गया वो है 60,000 का। अब हम योकोहामा की बात कर लेते हैं। योकोहामा डिवीजन ने टोटल जो प्रॉफिट कमाया था दैट वाज 7,20,000, दैट इज गिवन इन आवर क्वेश्चन। और इसके जो एसेट्स थे वो थे जी 4 मिलियन के। एवरेज एसेट्स मल्टीप्लाई बाय 15% आप इसको भी करेंगे तो ये 7,20,000 आपका इसी तरीके से आ जाएगा, माइनस 4 मिलियन का जब आप 15% लेंगे तो ये आ जाएगा जी 6 लाख। और इसी तरीके से जब आप इसको नेट ऑफ करेंगे तो ये आ जाएगा जी 1,20,000 की अमाउंट आ जाएगी। तो अब आप जरा गौर करें कि इसमें रेजिडुअल इनकम जो है वो योकोहामा के डिवीजन के ऊपर जो है वो 1,20,000 आ रही है, और ओसाका डिवीजन की जो रेजिडुअल इनकम है दैट इज 60,000। तो अगर हम रेजिडुअल इनकम का मेजर लेते हैं, मीन एवेलुएट करने के लिए दोनों डिवीजन्स को, तो इस सूरत में योकोहामा डिवीजन जो है उसने बेटर परफॉर्म किया है एज कंपेयर टू ओसाका डिवीजन के। लेकिन अगर हम लोग इसकी जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बेसिस के ऊपर बात करते हैं तो फिर ओसाका डिवीजन ने बेहतर परफॉर्म किया है एज कंपेयर्ड टू योकोहामा डिवीजन। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि जब हम लोग जो मेजर ऑफ परफॉर्मेंस चेंज करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो भी चेंज हो सकते हैं। अब अगली बात आ जाती है रिक्वायरमेंट नंबर 3, हम देख लेते हैं कि उसमें हमें क्या बताया गया है
Is Yokohama's greater amount of residual income an indication that it is better managed? Explain. क्या उसकी जो ज्यादा रेजिडुअल इनकम आ रही है, क्या इसका ये मतलब है कि वो अच्छे तरीके से उसको जो है वो मैनेज किया गया है उस डिवीजन को, या कि कोई और बात है? तो हम लोग ये देखेंगे कि इसको आप एक्सप्लेन करने के लिए जब आप लोग थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि नो इट इज नॉट सो। हम ये नहीं कह सकते हैं कि इसकी जो ग्रेटर रेजिडुअल इनकम है उसकी वजह से इसकी जो है वो मैनेजमेंट जो है वो बेहतर हुई है, मीन इसको बेहतर तरीके से जो वो मैनेज किया गया है इस डिवीजन को। द हायर रेजिडुअल इनकम is due to greater size of the division। चूंकि डिवीजन का साइज ही बड़ा था, it has 4 million assets as compared to Osaka division which has 1 million assets। उसके जो एवरेज एसेट्स थे वो 4 मिलियन के थे और इसके एवरेज एसेट्स हैं वो 1 मिलियन के हैं। ऑन अदर साइड योकोहामा division has larger size of operating income, that is 7,20,000 in comparison to Osaka division that is 2,10,000। अब आप जरा गौर करें कि ये 7,20,000 है, ये 2,10,000 है, ये तकरीबन इसके 3 टाइम्स से भी ज्यादा है। इसकी जो इनकम है वो 3 टाइम्स से भी ज्यादा है, लेकिन इसके जो एसेट्स हैं वो 4 टाइम्स से भी ज्यादा है। इसलिए हम लोग ये कहेंगे कि ये जो इसकी हायर रेजिडुअल इनकम है, इट डजंट मीन के दैट डिवीजन हैज बीन मैनेज्ड वेल। इसकी जो ज्यादा रेजिडुअल इनकम है वो बेसिकली उसके जो है वो साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट और साइज ऑफ ऑपरेशंस की वजह से है, क्योंकि उसकी सेल्स भी ज्यादा हैं, उसकी एसेट्स भी ज्यादा हैं और उसके जो है वो आप समझ लें कि ऑपरेटिंग इनकम भी ज्यादा है। और इन्हीं फैक्टर्स की वजह से क्या आ रही है, उसकी ओवरऑल ऑपरेटिंग इनकम ज्यादा होने की वजह से उसकी रेजिडुअल इनकम भी ज्यादा आ रही है। लेकिन इसलिए हम लोग सिर्फ और सिर्फ इस बेस के ऊपर ये बात करें कि वो एक अच्छा परफॉर्म किया है उस डिवीजन ने, ये हम नहीं कह सकते हैं। हमें पैरेलली दूसरा जो मेजर है, दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, शुड आल्सो बी कंसीडर्ड, क्योंकि उसको भी हमें देखना पड़ेगा, बिकॉज दिस डिवीजन has ROI of 18%। इसका जो ROI है वो क्या है, 18% है। उसने जो इनकम कमाई है वो अपने जो भी इन्वेस्टमेंट था उसका 18% कमाया है, लेकिन क्योंकि उसके ऑपरेशंस बड़े हैं, उसका साइज बड़ा है, वो बड़े लेवल के ऊपर काम कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो एब्सोल्यूट अमाउंट्स हैं वो सारी की सारी ज्यादा आएंगी। इस वजह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि रेजिडुअल इनकम एक इंडिकेटर है कि भाई उसने एक अच्छा परफॉर्म किया है या उसने जो है वो बेहतर तरीके से काम किया है। ये हम लोग जो है वो इस सिचुएशन के अंदर उसको जो है वो ये सर्टिफाई नहीं कर सकते हैं। और हमें जो है वो बाकी जो है वो भी उसकी जो है वो फिगर्स को कैलकुलेट करके जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होती है उसको भी हमें कंसीडर करना चाहिए, बिकॉज लार्जर डिवीजन्स विल ऑलवेज हैव
higher return on investment. Larger divisions will always has higher RI, residual income. लार्जर डिविजन्स की हमेशा जो हो रेजिडुअल इनकम होगी वो क्या होगी, हायर होगी एज कंपेयर टू स्मॉलर डिवीजन। और चूंकि ओसाका एक स्मॉलर डिवीजन है जिसकी कम सेल्स हैं, कम उसके इन्वेस्टमेंट हैं, कम उसकी जो है वो जो आप समझ लें कि इनकम है, लेकिन जो दूसरी तरफ पे लार्ज जो डिवीजन था दैट वाज योकोहामा, उसकी चूंकि ज्यादा ऑपरेशंस हैं, ज्यादा बड़ा डिवीजन है वो, इस वजह से उसकी जो रेजिडुअल इनकम है वो ज्यादा आई है। तो इसलिए हम लोग ये नहीं कह सकते कि उसको अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। इसलिए हमें जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की भी फिगर को साथ रख के देखना पड़ेगा कि उसने अच्छा परफॉर्म किया है कि नहीं किया है। होप्स हो कि आप लोग जो है वो इन फैक्ट्स को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और इन चीजों को जो है वो अब आप कैलकुलेट कर सकेंगे और इनको जो है वो आप इंटरप्रेट कर सकेंगे इन रिजल्ट्स को, कि किस तरीके से हम लोग जो है वो इन रिजल्ट्स को यूज करके अपनी जो परफॉर्मेंस जो एवेल्युएशन है उसको किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, किस तरीके से कमेंट कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग जो है वो एक डिवीजन की परफॉर्मेंस को एवेल्युएट कर सकते हैं। होप सो आप लोग जो इन तमाम चीजों को अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच। हियर इज द एक्सरसाइज 11-18. Selected operating data for two division of Outback Brewing Limited of Australia are given below. Divisions हैं जी, क्वींसलैंड डिवीजन है और न्यू साउथ वेल्स, उनके दो डिविजन्स हैं। उनकी सेल्स दोनों की दी हुई हैं, इसकी 4 मिलियन की हैं, इसकी 7 मिलियन की हैं। एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स हैं 2 मिलियन के एंड 2 मिलियन। नेट ऑपरेटिंग इनकम इसकी है 3,60,000 की और इसका 4,20,000 की। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट नेट जो उसके नेट एसेट्स हैं वो है 9,50,000 के और इसके हैं 800,000 के। अब हम लोगों ने इसमें से कैलकुलेट क्या करना है, कंप्यूट द रेट ऑफ रिटर्न फॉर ईच डिवीजन यूजिंग द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर्मूला stated in terms of margin and turnover। हम लोगों ने बेसिकली रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला वो यूज करना है जो हम लोगों ने मार्जिन और टर्नओवर वाला जो फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा था। हम लोग इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो वाला फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे, जिसमें हम लोगों ने मार्जिन और जो टर्नओवर वाली जो फिगर्स थी उनको यूज करके रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कैलकुलेट करना सीखा था। तो सबसे पहले हम लोग जो है वो इसकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं आप लोगों के साथ जो है वो सॉल्यूशन शेयर करता हूं ताकि हम लोग जो है इसको सॉल्व कर सकें। एक्सरसाइज नंबर 11 एंड 8 और 11-8 एक्सरसाइज के अंदर हम लोगों ने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट करना है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला जो यूज करना है दैट इज मार्जिन मल्टीप्लाई बाय टर्नओवर। ये हमने फॉर्मूला यूज करना था। अब मार्जिन का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है, और नेट ऑपरेटिंग इनकम डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। जब हम लोग ऑपरेटिंग इनकम को सेल्स पे डिवाइड करते हैं तो ये हमारा जो है वो मार्जिन बन जाता है। और मल्टीप्लाई बाय हम लोग करते हैं टर्नओवर का, और टर्नओवर का फॉर्मूला हमारा बनता है टोटल सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स। हम एवरेज ऑपरेटिंग एसेट इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारे पास साल के शुरू में या साल के दरमियान में या साल के एंड के ऊपर एसेट्स की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। हम लोग कुछ एसेट्स खरीद रहे होते हैं, कुछ हम लोग बेच रहे होते हैं, तो इस हवाले से हमारे जो एसेट्स हैं वो डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में डिफरेंट हो सकते हैं। तो हम लोग जब भी ये कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग एवरेज एसेट्स लेंगे, मीन जो शुरू के एसेट्स थे या एंड वाले एसेट्स थे उन दोनों को प्लस करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। या फिर हम लोग हर महीने के एंड के ऊपर जो एसेट्स थे उनकी फिगर को प्लस कर लेंगे, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो हमारे पास एवरेज एसेट्स आ जाएंगे। अब हमारे क्वेश्चन के मुताबिक जो हमें डेटा प्रोवाइड किया गया है इस क्वेश्चन में वो है जी, हमारे पास जो नेट ऑपरेटिंग इनकम है दोनों
डिवीजन की, क्वींसलैंड की भी और न्यू साउथ वेल्स की भी, वो हमें गिवन है, दैट इज 3,60,000 और 4,20,000। तो ये हम लोग जो है वहां पे अपने जो सोल्यूशन है उसके अंदर पुट करते हैं। यहाँ पे हमारा, अगर हम लोग जो है वो पहले डिवीजन की बात कर लेते हैं जिसमें हमारे पास क्वींसलैंड डिवीजन है, तो क्वींसलैंड डिवीजन के लिए, क्वींसलैंड डिवीजन के लिए हम लोग इसकी जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 3,60,000 इसका जो है वो नेट ऑपरेटिंग इनकम है, और इसकी जो टोटल सेल्स हमें गिवन है दैट इज 4 मिलियन, मीन 40 लाख की उसकी टोटल सेल्स हैं। और हम लोग जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल सेल्स, इसी फॉर्मूला में हम लोग वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ये 40 लाख की इसकी जो सेल्स हैं, इनको हम लोग जब डिवाइड करेंगे इसके नेट ऑपरेटिंग एसेट्स के साथ, तो नेट ऑपरेटिंग एसेट्स हैं इसके 2 मिलियन के, तो 2 मिलियन जो है वो इसकी नेट ऑपरेटिंग एसेट्स हैं। ये तमाम फिगर जो है वो हमें हमारे क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड की गई हैं। जैसे आप जरा देखिए, एवरेज ऑपरेटिंग एसेट्स क्वींसलैंड के 2 मिलियन के हैं, सेल्स उसकी 4 मिलियन की हैं, तो यही फिगर्स हम लोग जो है वो वहां पे दे रहे हैं। और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो 9,50,000 के, इस फिगर का यहाँ पे कोई भी इस्तेमाल नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। इसलिए अगर आपको इस तरह की कोई भी फिगर्स मिलेंगी तो आप लोगों ने इनको यहाँ पे यूज नहीं करना है। आप याद रखिएगा कि बाद का क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड होती है जो कि आपके क्वेश्चन में कैलकुलेशंस में इस्तेमाल नहीं होती, इसलिए उसको कंफ्यूज नहीं करना आपने। तो अब आप लोग इसकी जब इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो ये निकलेगा हमारे पास 9%। अगर आप मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे इसको तो ये 9% आ जाएगा। 3,60,000 डिवाइडेड बाय 400,000, ये 9% आ गया। और जब आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा जी 2.0, मीन ये टाइम्स में, हम लोग जो टर्नओवर होता है उसको टाइम्स में कैलकुलेट करते हैं, और जो मार्जिन होता है उसको हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। और जब आप लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है कि इसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो 18% आ गया क्वींसलैंड के जो भी डिवीजन था। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास दूसरा डिवीजन है न्यू साउथ वेल्स। न्यू साउथ वेल्स, इस डिवीजन की अगर हम लोग फिगर्स को यहाँ पे नोट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी फिगर्स हमें क्या प्रोवाइड की गई हैं। दैट इज हमें बताया गया जी कि 4,20,000 इसका प्रॉफिट है, 7 लाख उसकी सेल्स हैं, और 2 लाख उसके 20 लाख उसके जो है वो ऑपरेटिंग एसेट्स हैं, 70 लाख उसकी सेल्स हैं। इन फिगर्स को हम लोग जो है वो अपने सोल्यूशन के अंदर पुट करेंगे। तो अब हम लोग जो है वो इनकी कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हैं। ये है जी 4,20,000 इसकी जो है वो ऑपरेटिंग इनकम है, और टोटल सेल्स इनकी जो है वो 70 लाख की हैं, मीन 7 मिलियन की हैं, और मल्टीप्लाई बाय इसकी 7 मिलियन की इसकी जो है वो सेल्स हैं, जो हम लोग डिवाइडेड बाय उसके जो टोटल एसेट्स हैं, ये दैट इज 2 मिलियन। 2 मिलियन के इसके एसेट्स हैं। और जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4,20,000 को 7 मिलियन पे आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 6%। इसका मार्जिन जो है वो इस डिवीजन का मार्जिन है 6%। और जब आप इसको, इसका जो टर्नओवर है ये हमारे पास निकलता है 7 मिलियन को जब 2 मिलियन पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी 3.5, और जब आप 3.5 को 6% से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज 21%। इस डिवीजन ने जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमाया है वो आता है जी 21%, और जो क्वींसलैंड है उसने जो कमाया है दैट इज 18%। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो इन दोनों डिवीजन की कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन, होप सो कि आप लोग जो है इसको समझ के होंगे। फिर उसके बाद हम लोग रिक्वायरमेंट नंबर 2 देते हैं, विच इंडिविजुअल मैनेजर सीम्स टू बी डूइंग अ बेटर जॉब, व्हाई। हम लोग इन फिगर्स को देख के अब हम ये देखेंगे कि विच मैनेजर इज डूइंग अ गुड जॉब, किस मैनेजर ने अच्छा परफॉर्म किया है इस हमारे सिनेरियो के अंदर। तो आप जरा गौर करें कि क्वींसलैंड ने 18% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमाया है, और न्यू साउथ वेल्स ने 21% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कमाया है। तो इसलिए जब आप इसका बी पार्ट लिखेंगे या सेकंड पार्ट करेंगे, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, तो हमें न्यू साउथ वेल्स मैनेजर
has performed better than Queensland division. Queensland division. क्यों इसने बेटर परफॉर्म किया है? बिकॉज इट्स ROI is 21%, which is greater than Queensland division's ROI, that is 18%. जो साउथ वेल्स डिवीजन है उसका जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है दैट इज 21%, और जो क्वींसलैंड डिवीजन है उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आता है 18%। तो इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि इसने ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। अब ये जो इन दोनों के जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स हैं, इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटिंग इफेक्ट है या कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है वो क्या है? अब आप जरा गौर करें कि इन्होंने ये कहा कि इसका जो मार्जिन है क्वींसलैंड का वो है 9%, लेकिन इसका जो टर्नओवर है दैट इज 2 times मीन 2.0। तो इसका मतलब ये हुआ कि although it is generating more margin, although it is generating more profit as compared to sales के लिहाज से इसका प्रॉफिट जो है वो आल्दो ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ पे जो इसका टर्नओवर है मीन जो उसने सेल्स की हैं बाय यूजिंग इट्स ऑपरेटिंग एसेट्स, वो क्या है? वो कंपैरेटिवली कम है फ्रॉम न्यू साउथ वेल्स टर्नओवर। तो इस लिहाज से आपने इन फिगर्स को भी एक्सप्लेन करना है कि भाई इसका जो पहला पॉइंट तो ये आ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या है? द मार्जिन of Queensland division is better, that is 9%, than South Wales, which is 6%। मीन अगर हम लोग उनके मार्जिन की बात करते हैं तो न्यू क्वींसलैंड डिवीजन का जो प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज 9%, बट न्यू साउथ वेल्स का जो प्रॉफिट मार्जिन है दैट इज 6%। so in this figure Queensland is doing better, but the turnover means turnover of Queensland is less, or is less than New South Wales turnover, that is उसका है जी 2%। क्वींसलैंड इज लेस मीन टर्नओवर Queensland has 2.0, but South Wales has 3.5 turnover. It means New South Wales has better utilized its operating assets in generating sales। उसने अपनी सेल्स को जनरेट करने के लिए, सेल्स को जो है वो अचीव करने के लिए उसने ज्यादा बेहतर तरीके से अपने एसेट्स को यूटिलाइज किया है, कि जिसकी वजह से ड्यू टू विच
due to higher turnover, the overall return on investment of New South Wales division is better than Queensland division. इसमें बेसिकली जो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेहतर क्यों किस वजह से है, क्योंकि उसका टर्न ओवर जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू क्वींसलैंड डिवीजन। तो इस तरीके से आप इनकी कैलकुलेशन कर सकते हैं और इन कैलकुलेशन को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं कि भाई जो दो डिवीजन है उन्होंने कंपैरेटिवली अगर आप उनकी परफॉर्मेंस को जज करना चाह रहे हैं तो किस डिवीजन ने अच्छा परफॉर्म किया है और किस डिवीजन ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, आप लोग जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं।